अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आजम खां पर फिर कार्रवाई हो रही है। ऐसा क्या कर डाला आजम खां ने कि पूरी सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है? क्या आजम खां वाकई में क्रिमिनल हैं, मनी लॉन्ड्रर हैं, अपराधी हैं? क्या हैं आजम खां? और ऐसा क्या हो गया पिछले 7 सालों के भीतर कि आजम खां पर इतने छापे पड़े हैं कि शायद वो छापों की गिनती भी भूल गए हैं? क्या आजम खां ने वाकई कोई गंभीर भूल की है, कोई गलत काम किए हैं, या फिर राजनीतिक द्वेषवश आजम खां को परेशान किया जा रहा है? कारण क्या है? हमें इस पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आजम खां उत्तर प्रदेश की राजनीति का बहुत मजबूत एक स्तंभ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार में कई बार बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाए हैं और समाजवादी पार्टी के वो बड़े नेता हैं और आज से नहीं, पार्टी के जन्मकाल से हैं। तो ऐसा क्या हो गया इस बीच कि आजम खां की राजनीति को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने की तैयारी चल रही है? आज की हमारी चर्चा का विषय यही है। बहनों भाइयों, आजम खां फिर निशाने पर हैं। इस बार जब सब एजेंसीज ने कार्रवाई कर ली तो अंत में इनकम टैक्स ने उनके ऊपर छापे डाले। कल से आजम खां और उनके सहयोगियों, उनके जानने वाले, उनके दोस्तों, जिन्होंने भी उनकी यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कोई भी फंड दिया, उन सब के घर छापे चल रहे हैं, उन सब के प्रतिष्ठानों में छापे चल रहे हैं। कार्रवाई अब तक डिबेट करने वक्त जारी है। बजाय इस डिबेट के थोड़ा पीछे ले चलते हैं आपको। आजम खां पे 1-2 नहीं 81 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। गंभीर प्रकृति के मुकदमे हैं, कुछ में तो वो सजा याफ्ता हैं और उनके खिलाफ और उनकी विधायकी भी चली गई है, उनके बेटे की भी सदस्यता चली गई है। तो ऐसा क्या हो गया? आजम खां ने ऐसा क्या कर डाला कि उनकी राजनीति को पूरी तरह से एक तरीके से कमरे के भीतर, घर के भीतर कैद कर दिया गया है? आजम खां, जिनका रामपुर में इकबाल बोलता था और रामपुर उत्तर प्रदेश के अलग टेरिटरी हुआ करती थी। आजम खां उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद ताकतवर शख्सियत हुआ करते थे, लेकिन आज आजम खां को महज एक कमरों तक सीमित कर दिया गया है। उनकी राजनीति रामपुर में लगभग खत्म हो गई है। पिछले उपचुनाव में भी उनके बेटे की सदस्यता जाने के बाद उन्होंने जो प्रत्याशी खड़ा किया, उसकी भी हार के बाद आजम खां घर बैठ गए हैं। रामपुर में जब नगर निगम के चुनाव हुए तो सरप्राइजिंगली आम आदमी पार्टी ने वहाँ के मेयर की सीट जीत ली। यानी आजम खां अब रामपुर की राजनीति से इरेलीवेंट होते जा रहे हैं। घूम कर आते हैं इस सवाल पर, ऐसा क्यों हो रहा है आजम खां के साथ? क्या वाकई में उन्होंने राजनीति में बहुत गलत काम किए हैं? क्या आजम खां ने वाकई में अपराध किया है? क्या आजम खां ने वाकई में नियमों को तोड़कर काम किया है? आजम खां ने गलत तरीके से धन संपदा इकट्ठी की है? क्या ऐसा कर दिया आजम खां ने? या आजम खां पूरी बीजेपी की सरकारों के निशाने पर क्यों हैं? इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, खुली चर्चा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आजम खां कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम है। तो आजम खां पर इन कार्रवाई के पीछे मकसद क्या है? क्यों हो रही है ये कार्रवाई? 2 विचार हैं। एक, जो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित हैं और सरकार जो कार्रवाई कर रही है, वहाँ ये बताया जा रहा है कि आजम खान ने इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ की हैं कि उनके ऊपर हर एजेंसी की रेड होनी चाहिए, हर एजेंसी उनके खिलाफ कार्रवाई करे। क्या आजम खां राजनीतिक द्वेष के शिकार हैं? जवाब हाँ भी हो सकता है, क्योंकि आजम खां भारतीय जनता पार्टी की आंख में किरकिरी बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्या उन पर कार्रवाई करके एक बड़े वो लार्जर वोट बेस को बीजेपी खुश करना चाहती है, या फिर आजम खां के खिलाफ कार्रवाई करके भ्रष्टाचार के खिलाफ संदेश दिया जा रहा है? लेकिन अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आजम खां अकेले तो भ्रष्टाचारी हो नहीं सकते, बहुत से और भी होंगे, उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? तो आजम खां टारगेट पर क्यों हैं? इसकी चर्चा होनी चाहिए और इसके विषय में खोजा जाना चाहिए कि आजम खां पर इतना कार्रवाई क्यों हो रही है, इतनी विजिबल एक्शंस क्यों हो रहे हैं। ईडी, ईओडब्ल्यू, उत्तर प्रदेश की पुलिस, अब इनकम टैक्स भी, जितनी भी जांच एजेंसियां थी आजम खां पे लग चुकी हैं। तो आजम खां क्या कोई बड़ी पॉलिटिकल थ्रेट हैं? वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जब एजेंसियां इतनी कार्रवाई करती हैं तो माना जाता है कि अगला आदमी पॉलिटिकल विक्टिम है। लेकिन आजम खां निश्चित तौर पर पूरे देश भर में या पूरे प्रदेश भर में बीजेपी के रथ को अगर कोई रोक पाया था उस वक्त, तो आजम खां रोक पाए थे अपने इलाके में।
आजम खां रामपुर में एक ज़माने में, अब इस वक्त का तो नहीं है, लेकिन एक ज़माने में रामपुर में चमत्कारिक शख्सियत हुआ करते थे। उनका इकबाल बोलता था और उत्तर प्रदेश सरकार में उनकी एक अलग ही हुकूमत थी। उनको कोई ना करने की हैसियत में उनके वक्त में नहीं था। आजम खां जब निकलते थे तो उनके पीछे रेला चलता था। उनका एक सपोर्ट बेस बहुत बड़ा था, लेकिन समय के साथ साथ उन पर जो कार्रवाइयाँ होती गईं, उनका सपोर्ट बेस भी खामोश होता गया। समर्थकों कार्यकर्ताओं की खामोशी आजम खां पर शिकंजा कसती गई और एजेंसियों ने उनको एक बाड़े के भीतर बंद कर दिया है। अब वो इनकम टैक्स की जांच के घेरे में है। क्या मिला आजम खां के यहाँ से, अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन आजम खां के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उनके बेटे की राजनीति भी लगभग खत्म हो चुकी है, सब सजा याफ्ता हो चुके हैं उनके यहाँ। तो क्या आजम खां अब उत्तर प्रदेश की राजनीति से अप्रासंगिक हो गए हैं? उनकी कोई पॉलिटिकल रिलेवेंसी नहीं बची है? समाजवादी पार्टी भी आजम खां पर जब कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो दस्तूरी बयान जारी करके खामोश हो जाती है। आजम खां पर कितनी भी क्राइसिस आए, पर उन क्राइसिस में समाजवादी पार्टी बहुत एग्रेसिवली सामना नहीं करती है। क्या आजम खां को उनकी पार्टी ने भी भुला दिया है, या आजम खां अब पॉलिटिकली इरेलीवेंट हो गए हैं? बहनों भाइयों, राजनीति में उसी का सिक्का चलता है, उसी की वैल्यू होती है जिसके पास अपना वोट बेस होता है, अपनी उपयोगिता होती है। और राजनीति उत्तर प्रदेश में उपयोगिता के सिद्धांत पर चलती है। अगर उपयोगिता होगी तो निश्चित तौर पर पार्टी सब कुछ करने करेगी, सपोर्टर सब करेंगे। उपयोगिता कम होगी तो आपका ऊपर आपका बेस, आपका समर्थन भी उतनी ही रफ्तार से कम होगा। आजम खां शायद इन्हीं परिस्थितियों के शिकार हैं, लेकिन आजम खां कोई दूध के धुले नहीं है। क्यों? अपने वक्त में जो जुल्म ज्यादती उन्होंने की है उसकी भी मिसालें दी जाती हैं। आजम खां ने हर सर उठाने वाले को राजनीतिक रूप से कुचल डाला था। आजम खां को चुनौती देने वालों को पार्टी में नेस्तो नाबूद किया गया था। बाहर भी उनको कोई चैलेंज करने की स्थिति में नहीं था। ब्यूरोक्रेसी को सबक सिखाने में आजम खां की मिसालें दी जाती रही हैं। राजनीतिक विरोधियों को तबाह और बर्बाद कर दिया था उन्होंने अपने दौर में। अब शायद उसका भुगतान कर रहे हैं क्या? कुछ भी हो सकता है। कुछ स्टेटमेंट सुन लें आप, फिर आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेन देन हुआ है, कोई पैसे की धोखाधड़ी हुई है, कहीं पैसे का एकत्रीकरण हुआ है, तो ये आईटी विभाग के माध्यम से छापा डालने का उनका अधिकार है। और जब कोई एजेंसी अपना काम करे तो किसी राजनीतिक नेता को उसमें बयानबाजी करना, बाधा डालना, अड़चन पैदा करना और माहौल खराब करना यह प्रयास नहीं करना चाहिए। आजम ने खुद कई बार मंच पर ये कहा है कि मेरी जो यूनिवर्सिटी वो खरबों की है। तो हम तो कहते हैं कि जो वो बात खुद नहीं बता पा रहे वो कम से कम वैल्यूएशन होने के बाद वो जनता के सामने आनी चाहिए और सच्चाई का पता पूरे देश को लगना चाहिए कि आजम के पास ये पैसा कहाँ से आया। जहाँ तक इनकम टैक्स के रेट का सवाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि आजम जैसे ईमानदार व्यक्ति के यहाँ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। उनके यहाँ अपना कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी का कुछ है तो वो सार्वजनिक है, वो किसी निजी नहीं है। और हम चाहते हैं कि भाई लोगों को जीने का मौका दिया जाए। इलेक्शन अपनी जगह है, या और जो कार्रवाइयाँ गवर्नमेंट कर रही है वो अपनी जगह है, लेकिन स्पेशली किसी के साथ इस तरीके से बर्ताव करना, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत सारे नेता जो आज भाजपा का हिस्सा हैं, चाहे मंतोबी शर्मा हो, नारायण राणे हो, सुरेंद्र अधिकारी हो, छगन भुजबल हो, कई सारे नेता, ये पहले इनके यहाँ छापे पड़ते रहे, नोटिस जाती नहीं, ये भाजपा में चले गए। तो सोचते होंगे कि छापेमारी से फिर हेडलाइन बनेगी और फिर से ये लोग डर जाएंगे, लेकिन शायद उन्हें याद रखना चाहिए कि आजम खां पहली चीज डरने वाले नहीं है। तो क्या आजम खां की राजनीति खत्म हो गई है? क्या ऐसा माना जा सकता है? आजम खां वैसे भी कई बार राजनीति में ज़मीन पर गिरने के बाद भी आसमान की बुलंदियों तक पहुँचे हैं, लेकिन अब उम्र और दौर उनका शायद साथ नहीं दे रहा है। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मतीन खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं। एस एम अशरफ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं।
मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, ब्रजेश शुक्ला जी जाने माने पत्रकार मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। संजय सिंह, ये क्यों ज्यादती हो रही है? आजम खां के खिलाफ इतने छापे, इतने कार्रवाई, ऐसी मिसालें नहीं मिलती हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आजम खां को टारगेट करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही। क्यों? क्या बदला लेना चाहते हैं आप उनसे? ब्रजेश जी, आपने अभी पहले तो आपको नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। आपने अभी एक बात कही अपने इंट्रोडक्टरी उसमें कमेंट्स में, कोई गंभीर भूल की होगी। तो कोई गंभीर भूल तो है कहीं आजम खां के द्वारा की गई। क्या? और दूसरी बात, क्या बिना आग के जो सामने आ रहा है सब भूले ही तो है। अब बिना आग के धुआं उठता नहीं है, तो कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे तो इतने बड़े नेता या सामान्य व्यक्ति को पे मुकदमे दर्ज नहीं होते, चाहे वो बड़ा आपने बड़ी ठसक से कहा गंभीर भूल की है। क्या गंभीर भूल की है? आपने इंट्रोडक्टरी कहीं गंभीर भूल, मैंने तो बहुत बातें कही, उसमें से यही शब्द क्यों पकड़ा? नहीं, ये पकड़ने वाला शब्द है, ये पकड़ने वाला शब्द है। आपने बहुत अच्छा हमें मतलब कहते हैं ना उसके लिए एक अच्छा, तब से सोच रहे होगे क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, तो एक शब्द पकड़ लिया। नहीं, जवाब देने के लिए तो आजम खां साहब पे तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन वास्तव में आजम खां साहब तो अहंकार की पराकाष्ठा रहे हैं। अभी 2019 में जब सरकार नहीं थी, सपा सरकार नहीं थी, तो रामपुर के डीएम को हड़काते हुए क्या बोला था इन्होंने कि तुम जैसे डीएम मेरे दरवाजे पे खड़े रहते थे। तो ये और उनका दौर आपको याद है? जी बिल्कुल याद है। क्या जलवा था इनका, भैंस गायब हो जाती तो पूरा प्रशासन लग जाता था। देखिए ब्रजेश जी, ये सब नहीं है मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के। कहीं कुछ बू तो आ रही है, तभी ईडी और इनकम टैक्स इनके पीछे लगा हुआ है। सवाल ये मौलाना ये मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो है इनकी, इस पर एक आरोप लग रहा कि 5,000 करोड़ रुपए जो आए हैं उसका स्रोत क्या है। विदेशी फंडिंग का मामला है। इनके जो डोनर्स हैं अंडर जो आजम खां साहब ने जो इसका इवेल्युएशन कराया है वो तो 4 साल से ईडी जांच कर रही, वो फॉरेन फंड नहीं तलाश पाई, वो अब इनकम टैक्स तलाश रहा है। नहीं, जबकि फॉरेन फंड के सारे सोर्सेज को जांच करने का हक ईडी को है। देखिए एक बात ब्रजेश जी, आज की डेट में आजम खां पॉलिटिक्स में इररिलेवेंट हो चुके हैं। आप भी बोल रहे हैं, पूरा देश और समाज जान रहा है। आज इनकी राजनीतिक परिवार की खत्म हो चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है, खत्म हो चुकी है या आप करना चाहते हैं खत्म? नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी? अपने कर्मों से खत्म होगी। किसी की राजनीति कोई खत्म नहीं करता है। किसी एक व्यक्ति पे जो पॉलिटिकल आदमी रहा हो उस पे 81 मुकदमे और 6 एजेंसियों की कार्रवाई। नहीं ब्रजेश जी, देखिए 81 मुकदमे और 6 एजेंसियों के छापे। नहीं, राजनीति का मतलब ये थोड़ी ना कि अगर कोई पॉलिटिक्स में तो उसको एक प्रोटेक्टिंग शील्ड मिल गई है पॉलिटिक्स कि राजनीति का कवर हम ओढ़ के पहन के हम बिल्कुल पाक दामन साफ बन के मूंछों पे ताव दे के घूमते रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो एक अच्छा, 7 साल से कार्रवाई चल रही है। सजा तो उनको सिर्फ एक हेट स्पीच के मामले में हुई है, भ्रष्टाचार के किसी मामले में तो सजा उनको करा नहीं पाए। अब देखिए, आप ही ने कहा और सब जानते, जगजाहिर है 81 मुकदमे दर्ज है, पत्नी लड़कों सब पे दर्ज है। तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है आजम खां साहब के साथ में। आप गुस्सा है उनसे? आपकी पार्टी कोई बदला ले रही है? नहीं, क्यों बदला लेंगे आजम खां साहब से? भाई देखिए, लड़ाई व्यक्ति से नहीं होती है, पार्टी से होती है। हम लोगों की अरे तो और लोग भी हैं, उनके साथ तो मेहरबानी नहीं, किसी पे और आजम खां के साथ सारी करस्तानी। अरे ब्रजेश जी, आप इतने वरिष्ठ और इतने सम्मानित हैं, आपकी बातें इतनी अच्छी रहती हैं। अब राजनीति में देखिए, जो एक आरोप लग रहा है कि आजम खां से बदला लिया जा रहा है, क्यों बदला लिया जाएगा भाई? आपने गलती की है तो वो पकड़ में आ रही है। सब समाजवादी के बड़े बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वही तो सब लोग जानना चाह रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है कि सारी ताकत एक आदमी को खत्म करने में लगी है, बाकियों को कोई हलो नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, कानून के आगे कोई शक्तिशाली नहीं होता है जी। कानून सबसे शक्तिशाली होता है। आज फंस के बोल रहे हो, आज समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। नहीं, हम बोल रहे हैं जो आप समझ रहे हैं। शुक्रिया आपका। मैं फराज की को आमंत्रित करता हूं। एक बात ब्रजेश जी, एक बात कह के देखिए, एक जो बहुत बड़ी चीज है, जो आपके कल हम डिजिटल पे भी बोले थे, आज हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं। आजम खां साहब को मौलाना मोहम्मद अली जौहरी नाम क्यों मिला?
ये आपको मौलाना शब्द पे एतराज है? नहीं, मौलाना से नहीं, मोहम्मद अली जौहर नाम से आपत्ति है। वो व्यक्ति जिसने खिलाफत आंदोलन में तुर्की के खलीफा को स्टैब्लिश कराने के लिए आंदोलन कराया और 10,000 से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसी बात पर नाराज हैं आप आजम से? जिसको मोपला विद्रोह यही वो कहते हैं। गंभीर भूल थी? नहीं, ये गंभीर भूल नहीं है। ये गंभीर भूल, ये हमारी तरफ से सवाल है कि ओके, मैं फराज किदवई को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। किदवई साहब, स्वागत आपका। धन्यवाद संजय जी। और ही क्यों संजय जी शुक्रिया। किदवई साहब, सिर्फ 2 बयान जारी करके आप बैठ जाते हैं और अगला आदमी सारा टार्चर झेल रहा है, ये किस तरह का इंसाफ है? ब्रिजेश जी देखिए, नाइंसाफ़ी तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप तो बहुत विद्वान पत्रकार हैं और आपने अभी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट पढ़ी होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी। में ना बचो भैया, ये बताओ कि उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हो? पूरी तरह से समाजवादी पार्टी उनका साथ दे रही है। दो अरे आपके सामने मैं बैठा उनका बचाव कर रहा हूँ। आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने अभी बयान दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी बराबर उनके लिए बयान दे रहे हैं। देखिए ब्रिजेश जी, एक बड़ी गंभीर बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो आज़म खान साहब के ऊपर जो देखिए ये कार्रवाई हो रही है, ये एक सिम्टम है बीमारी का, और बीमारी जो है वो लोकतंत्र का खात्मा है और इसका जो वायरस है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में है। ब्रिजेश जी, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा कि अभी मैंने आपसे बोला कि आप तो बहुत विद्वान पत्रकार हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड इलेक्शन वॉच की अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा और राज्यसभा में जो टोटल 385 सांसद हैं उसमें 139 के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। और ब्रिजेश जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि आउट ऑफ 385 98 सांसद इनके ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, 81 मुकदमे दर्ज। हाँ, वो मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, रजाई चोरी, तकिया चोरी, गद्दी चोरी। तो देखिए क्या है ना कि आप अपने नेता को डिफेंड करने के लिए क्या कर रहे हो? मैं अपने नेता को डिफेंड, मैं जो हूं यहां पर, देखिए आज की तारीख में जो बात कर रहा हूं ब्रिजेश जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये बहुत गंभीर सवाल है कि आजम खान साहब को जो सजा मिल रही है वो मिल रही है यूनिवर्सिटी बनाने की। आजम खान को सजा मिल रही है। और देखिए उत्तर प्रदेश का जब इतिहास लिखा जाएगा ब्रिजेश जी, तो ये कहा जाएगा कि एक दौर था भारतीय राजनीति में कि जब अगर कोई यूनिवर्सिटी बनाता था और शिक्षा की अलग जलाता था तो उसको सजा मिलती थी। दौर था जब लिखा जाएगा 50 साल बाद ये इतिहास ब्रिजेश जी। लेकिन ये भी साथ में लिखा जाएगा ब्रिजेश जी, ये भी साथ में लिखा जाएगा, मुझे 20 सेकंड दे दिए, कि वो रूलिंग पार्टी जिसके 385 सांसद थे उसके 98 सांसद ऐसे थे जो हत्या के बयान कन्विंसिबल नहीं है, आप बच के निकल जा रहे हैं। मैं बच के कहां निकल जा रहा हूं? अकेले आजम खान क्यों इतना एक्शन झेल रहे हैं, ये मैं नहीं समझ पाया। अकेले आजम खान साहब इसलिए एक्शन ब्रिजेश जी झेल रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक सिलेक्टिव राजनीति कर रही है। क्या करती है वही तो बताओ। ऑपोजिशन लीडर्स को परेशान करती है। देखिए अभी क्या हुआ, आप आजम ही क्यों, मुझे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा हूं। आप क्रोनोलॉजी समझिए ब्रिजेश जी कि घोसी के इलेक्शन के फौरन बाद आजम खान साहब के ऊपर कार्रवाई होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको सिग्नल्स मिल रहे हैं कि जो देश की 140 करोड़ जनता है वो इंडिया गठबंधन के पीछे आ गई। वो तो गए भी नहीं थे प्रचार करने, तो अब इनको डराने का काम हो रहा है ब्रिजेश जी। हमको आपको सबको डराने का काम हो रहा है, मुझे डराने का काम हो रहा है कि बेटा ज्यादा बोलना नहीं, देख लो आजम खान साहब का क्या हाल हो रहा है। सीधे पूछ लेता हूं, क्या आपके लिए आजम खान की उपयोगिता खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बड़े और शानदार नेता थे ब्रिजेश जी। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के शानदार नेता हैं और आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के और इस प्रदेश के शानदार और दमदार नेता रहेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ब्रिजेश जी। ऐसा लगता है आपकी पार्टी से कि अब उनकी रेलेवेंसी नहीं रही, नो उपयोगिता नहीं रही। ही इज वेरी मच रेलेवेंट। अकेला छोड़ दिया गया उनके हाल पे। ब्रिजेश जी, आजम खान साहब इज नॉट ओनली रेलेवेंट फॉर समाजवादी पार्टी बट ही इज रेलेवेंट फॉर द इंटायर उत्तर प्रदेश। आजम खान साहब ने जो अपने पूरे राजनीतिक करियर में, आप ये मान के चलिए आजम खान साहब को जो बहुत करीब से ब्रिजेश जी जानता है, कोई आवाज नहीं है ब्रिजेश जी। आप मुझे पूरा नहीं करने दे रहे हैं। किसी भी खित्ते से ब्रिजेश जी ज्यादती है, आप मुझे मेरे स्टेटमेंट पूरा नहीं करने दे रहे हैं। आवाज नहीं है ब्रिजेश जी। इतना बड़ा खित्ता आपके सामने बैठा हुआ है, समाजवादी पार्टी का एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बोल रहा है कि आजम खान साहब की एक पॉलिटिकल रेलेवेंसी थी, समाजवादी पार्टी में है और रहेगी और प्रदेश के लिए भी रहेगी, क्योंकि जो आजम खान साहब को ब्रिजेश जी बहुत करीब से जानता है
वो सब कुछ मान सकता है कि आजम खान साहब अग्रेसिव हो सकते हैं, आजम खान साहब थोड़ा अग्रेशन में काम कर सकते हैं, लेकिन आजम खान साहब बेईमान नहीं हो सकते। जो किए हैं वही तो भुगत रहे हैं जी। नहीं, जो किया है किसको नहीं मिट्टी में मिला। यूनिवर्सिटी देखिए कौन सा उनका विरोधी सिर उठा पाया है। ब्रजेश जी, यूनिवर्सिटी बनाने की सजा मिल रही है, शिक्षा की अलग जगाने की सजा मिल रही है, और फिर मैं वही आपसे बोल रहा हूं, आकाश सक्सेना वगैरह भाग जाते थे रामपुर छोड़ के। अच्छा ब्रजेश जी मैं आप एक बात बताइए। की बस्ती उजड़वा देते थे आजम। ब्रजेश जी देखिए, आजम खान साहब आप ऐसे बता रहे हो कि बहुत कोई महान व्यक्तित्व है वो। आजम खान साहब को जो एक सजा मिली है हेट स्पीच में, आप देखिए ब्रजेश जी, इसको थोड़ा सा गंभीरता से हम लोग डिस्कस कर लें। नलिन कुमार कतील स्टेट बीजेपी चीफ थे कर्नाटका में, उनका फरवरी 2023 का बयान सुन लीजिएगा। मुझे लगता है कि आजम खान साहब से ज्यादा वो एक बहुत ही भद्दा और गहरा और खराब स्टेटमेंट था। डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे कर्नाटका में, उन्होंने सिद्धारमैया कोई आंदोलन किया आपने आजम खान के लिए? देखिए आंदोलन हम लोग बोल रहे हैं भारत समाचार पर बता रहे हैं कर्नाटक पे। भारत समाचार पर हम सब अशरफ मियां नोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें एहसास नहीं। ब्रजेश जी, भारत समाचार के ऊपर बैठ करके समाजवादी पार्टी का एक सच्चा सिपाही, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की यूनिवर्सिटी का एक छात्र आवाज उठा रहा है, जो आपके करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। तो ये भी एक फॉर्म है प्रोटेस्ट का, ये भी एक फॉर्म है आवाज उठाने का। ब्रजेश जी, मैं ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, और आजम खां का जब करियर शबाब पर था और उनका रौला था और उनके दबदबे की एक हुकूमत चलती थी कि वो अगर रूठ जाते थे तो चीफ मिनिस्टर उनको जाते थे मनाने, एक वो दौर भी आजम खां का रहा है जो फराज किदवई शायद भूल गए हैं। तो मैं ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। ब्रजेश जी, क्या थे आजम खां अपने दौर में? मैंने ब्रजेश जी इतना जलजला किसी नेता का नहीं देखा है। वास्तव में आजम वो पर्सनालिटी रहे जिनके बारे में मुलायम सिंह जी के यहाँ जब लोग जाते थे रामपुर का मामला लेकर के, तो वो रामपुर सुनते ही कहते थे जरा इसमें आजम से बात कर लो जाकर भाई, और ये मान के चलते थे उत्तर प्रदेश में रामपुर जो है चलाने वाला कोई दूसरा है, और आजम उसको चलाते थे मजबूती से। है क्या कि जो ये हो रहा है इसमें रामपुर के अंदर से ही जो चिंगारी भड़की, बीजेपी उसका पूरा वो कर रही है। लेकिन आप याद करिए कि मिक्की मियां सांसद हुआ करते थे, उनकी तूती बोलती थी, और आजम खान ने उनको उखाड़ा। उसके बाद बेगम नूर बानो, उसके बाद उनके बेटे, ये जो हैं जितने दिन आजम सत्ता में रहते थे ये लोग वहां पर रुकना पसंद नहीं करते थे। आज खुलेआम जिन लोगों को किया, सारे लोग एकजुट होकर के, वास्तव में ये एक आप यदि आप वहां जाएंगे तो आपको बड़ा ताजुब लगे कि वहां ये कोई नहीं है कि बीजेपी ये कर रहे है या कोई और कर रहा है। क्या ये बात सही है कि आजम खां जब शबाब पर था उनका कैरियर, तो उनके खिलाफ अगर कोई प्रचार करने जाता था रामपुर तो उसको होटलों में कमरा नहीं मिलता था? मैं बताऊं आपको, जब मैं चुनावी दौरे पे जाता था तो मैं जान जाता था यहाँ तो या तो जय जयकार होगी, यहाँ जो विरोधी होगा वो मौन हो जाएगा। जो मौन होता तो मैं जान जाता था कि ये कुछ मन से नाराज, मतलब बहुत प्रसन्न नहीं है, लेकिन ये बोल नहीं सकता है। तो वो दौर आजम का मैंने देखा है। वास्तव में जिस अधिकारी को चाहते थे वो उसको मीटिंगों में सरेआम बिल्कुल इज्जत बेइज्जत कर देते थे। तो वो दौर भी था। होता क्या है कि राजनीति हो या किसी क्षेत्र में हो, एक श्लोक है, नमंत फलनो वृक्षा नमंत गुणनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाणि न नमंत कदाचन। जो फलदार वृक्ष होता है वो झुक जाता है, लेकिन राजनीति में ऐसे लोग कम दिखते हैं। और आजम को मैंने इसी तरह क्या आजम खां का झुके नहीं इसलिए तोड़ दिए गए? नहीं, झुके नहीं, और झुके क्या, उन्होंने दोस्त तो पाले लेकिन दुश्मन कहीं ज्यादा पाले। तो जब दुश्मन आप ज्यादा पालते हैं तो जब तक आपका जलजला होता है तब तक आपके साथ लोग दिखते हैं। और ये कि ये तो आपके कहने का तात्पर्य कि दोस्त से ज्यादा दुश्मन बना लिए, दुश्मन पाले। यदि आप रामपुर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सपा वाले उनका इतना एग्रेसिवली साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, सब कुछ किया गया। तो ये एक ऐसा दौर था रामपुर में कि जब लोग बोल नहीं सकते थे, लेकिन अब अवसर मिला है लोगों को वो बोलने। क्या समाजवादी पार्टी आपको लगता है कि साथ दे रही है आजम खां का? मुझे देखिए, मैं बताऊं आपको,
अब उदाहरण किसी का वो उपमा तो मतलब ये कोई वो नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी पार्टी होती तो कोई आंदोलन करती, कुछ करती, मजबूती से खड़ी होती, वहां जाती। ये देखो बयान, आप ये बयान का युग नहीं है केवल। अब चुनाव आ रहे हैं, आपको लड़ना भी पड़ेगा, किसी वहां जाना भी पड़ेगा, पूरी तरह आवाज भी उठानी पड़ेगी, लेकिन वो चीजें हमको बड़ा ताजुब लगता है कि कैसे जी क्यों ब्रजेश जी, शुक्रिया समाजवादी आपका, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं मनीष उस हिंदवी ताकत से को नहीं बोलती जी, जैसे बोलना चाहिए उसे। थैंक यू ब्रजेश जी। मैं मनीष हिंदवी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, आजम खां पर कार्रवाई जो हो रही है, क्या वाकई में भ्रष्टाचार और उनके अपराधी होने के कारण हो रही है, या फिर वो राजनीतिक द्वेष का शिकार हैं? कांग्रेस क्या मानती है? हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने एक बड़ी बेहतर बात कही कि राजनीति जो है प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं है। मैं एकदम उनकी बात से सहमत हूं, मगर थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। राजनीति प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं, लेकिन भाजपा एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अजीत पवार 40,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, और अगले ही दिन उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। यानी जैसे ही जो भाजपा में आता है उसके सारे जो पाप हैं वो धुल जाते हैं, उसके ऊपर कोई इल्जाम है तो वो खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं एक आप उदाहरण अजीत देकर पवार आगे से बढ़- कंपेयर कर रहे हैं आजम खां को? नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके ऊपर भी आरोप था, मगर वो जैसे ही भाजपा में जाते हैं आरोप सही हो जाता है। आजम खान की अगर हम बात करेंगे तो आजम खान हमेशा एक चेहरा थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम थे मुसलमानों में, और भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। तो उनको कहीं ना कहीं जो 81 मुकदमे उन पर लादे गए, वो राजनीतिक मुकदमे हैं, वो उसमें भ्रष्टाचार से ज्यादा राजनीतिक मुकदमे हैं। और उनको कहीं ना कहीं एक मैसेज पूरे प्रदेश में दिया गया, क्योंकि मैंने कहा नहीं, मुसलमानों का बड़ा चेहरा थे, वो बड़ा नाम थे, मंच से शानदार भाषण दिया करते थे। कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया गया कि देखो किस तरीके से इनको कंट्रोल। आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान होने के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल मुसलमानों का कहते हैं ना कि आपको एक चेहरा पकड़ लेना है, उसको दिखा देना है, और पूरे सारे जगह पर एक मैसेज कन्वे कर देना है। अगर हम रास्ते मैं आपको चलते एक किसी फैक्ट मुसलमान याद को दिला देना चाहता हूं कि जब आजम खां ताकत में थे तो रामपुर में कांग्रेस की जड़ों पर उन्होंने मट्ठा नहीं तेजाब डाल दिया था। कांग्रेस आज तक वहां खड़ी नहीं हो पाई। मैं आजम खान एक इंडिविजुअल है, अशरफ मियां एक नेता है। हाँ, मैं आप अपनी बोले, बात आप पूरी बोले। कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ प्लीज। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल दे दूं, जब ये कृषि आंदोलन चल रहा था, उस जमाने में एक बच्ची थी 21 साल की, दिशा रवि, उसको बेंगलोर से उठाकर दिल्ली में लाकर टूलकिट के नाम पर NSA लगाकर बंद कर दिया गया। ये भाजपा की सरकार ऐसी ही आताताई सरकार है, ये किसी को भी बहुत उठा बहुत लेती, धन्यवाद किसी को आपका कम, किसी मनीष जी, की- हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिएगा, डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचार भी सम्मिलित करेंगे। मतीन खान, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, बहुत शुक्रिया आपका मतीन भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। कि क्या हो रहा है आजम खां के साथ? अल्लामा ने कहा था है जुल्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। फिर से बोलो, समझ में नहीं है, दोबारा। है जुल्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। हर कमज़ोर को मरना पड़ता है, उसकी किस्मत में मौत लिखी होती है। आप देखें कि जिस तरह से जो पॉलिटिकल सिनेरियो आया है निकल के आका और ग़ुलाम की लड़ाई है ये, और आका जब ऐश करने जाते हैं तो ग़ुलाम के साथ जबर, ज़्यादती, जुल्म, जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो सब हो रही हैं। और मतीन भाई, आपको क्या हो गया? आप उनको एक तो कमजोर बता रहे हो, गुलाम बता रहे हो, मैं ये कैसी भाषा बोल रहे हो आप? बिल्कुल मैं तो 10 साल पहले भी मैंने कहा था कि आजम खां गुलाम है, समाजवादी पार्टी के गुलाम है। ये जो बैठे हैं हमारे किदवई साहब, ये भी समाजवादी पार्टी के गुलाम है। इनकी कोई हैसियत नहीं, बेहैसियत लोग हैं। आप देखिए कि जिसने इतना बड़ा एजुकेशन का काम किया हो और उस यूनिवर्सिटी के नाम पर उसके साथ जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी, अत्याचार हो रहा है। जो ईमानदार इंसान था उसके ऊपर इतने दाग लगाए जा रहे हैं। और यही नहीं, सिर्फ कमजोरी और गुलामी के नतीजे में देखें कि पुलिस कस्टडी के अंदर इलाहाबाद के अंदर मर्डर किया जा रहा है। और एक नहीं, बरेली में देखिए कि सिर्फ वही गुलाम थे, समाजवादी पार्टी के गुलाम थे, जिनके जो है पेट्रोल पंप को तोड़ा जा रहा है। मैं कहता हूं उस गुलामी से निजात पाओ, तमाम के तमाम लोग अपनी पॉलिटिकल पावर बनो, और जब पॉलिटिकल पावर बनोगे तभी इस गुलामी से निजात मिल पाएगी। तो किसके छाते के नीचे पॉलिटिकल पावर बनना चाहते हो? क्यों पॉलिटिकल पावर नहीं बन सकते?
बनो, लेकिन क्या किसके इतनी भी नीचे हैसियत बनोगे? नहीं आजम खान की वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत जाए? क्या अकेले इतनी भी हैसियत नहीं कि एमएलए जीत जाए? फिर काहे के लिए गुलामी उठा रहे हैं? और देख रहे हैं कि ये जुल्म हो रहा है, और उनके साथ नहीं, तमाम के तमाम उनकी कौम के लोगों के साथ, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से। ये बात है, इस बात को समझने की जरूरत है, और नहीं समझेंगे तो ऐसे ही बिटते रहेंगे। तो ऐसी क्या, जुल्म का नाइंसाफी तो का आपको शिकार क्या होते लगता है? रहेंगे। समाजवादी पार्टी जो साथ लोग तो दे रही है, बात करके बयान दे आएंगे, रहे उनको गोली हैं, मारी जाएगी। ट्वीट कर रहे हैं, प्रेस नोट दे रहे हैं, और क्या करें, और क्या कर सकते हैं? कहां सड़क पर क्यों नहीं निकल के आए? खुश हो रहे हैं, फिक्स मैच खेल रहे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ। अखिलेश यादव फिक्स मैच खेल रहे हैं कि मैं जब बाहर जाऊंगा तब तुम उनके साथ जो है उनको बहुत ठोक बड़े देना। मुसलमानों के जो उनको हमदर्द जो है बन रहे ठिकाने हैं, लगा देना। आप क्यों नहीं निकल रहे हैं? ये आपकी हो रहा मुस्लिम है। लीग कहाँ है? आप बताइए, आप देखो, आप डिबेट के रूल तोड़ रहे हो, आपको नियम पता है। किसकी इतनी जांचें हुई हैं, किसको जेल भेजा गया है, कितने हेट स्पीच वाले कितने लोगों को जेल भेजा गया है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि पूरा बर्बाद करके आप रख दिया है। बीजेपी और से खामोश बैठे नहीं, हुए हैं। अरे समाजवादी political पार्टी से कैसे नाराज हैं? कैसे वो किया जाता है? किदवई साहब बैठे हुए हैं, फराज किदवई साहब, पॉलिटिकल कैसे विरोध किया जाता है? विधानसभा में निकल के आते, वहां खुद घूम रहे थे, ठीक है, अपने वर्कर्स को भेज देते, कोई 1 घंटे के अंदर कार्रवाई रुक जाती। मतीन साहब, आप क्या कर रहे बैठेंगे, हैं? मुसलमानों भारतीय को जनता वोट पार्टी लेंगे, के इशारे पर यहाँ उनको आकर गुलाम टीवी बना पर करके बड़ी-बड़ी रखेंगे, बातें कर रहे उनके हैं। साथ जुल्म बीजेपी ने जाती भेजा होगी, इनको। तो ऐश करने जाएंगे, विदेश आपकी जाएंगे। दुखती रख दबा दी कि ये कौन साहब, सी तो आप बात है? डिबेट के नियम ही भूल गए, जबकि आपको सुनना था सिर्फ। आप बोले मतीन भाई, आप कंटिन्यू करें, आप दबाव में मत आए। मैं कह रहा हूं कि ये इस गुलामी के परचम को, इस तौक को उखाड़ फेंको और अपनी क़यादत बनाओ, और खुद ताकतवर बनो, और इन जालिमों के किसके हाथ अंडर को में तोड़ो। ताकत बने? क्या जब ये हो मुस्लिम सकता है लीग में जब वो तुम दम है? पॉलिटिकल पावर होगे। मुस्लिम और लीग में वो ऐसे दम उसके है कि अलावा आपकी एक कोई ताकत नहीं है कि दम? जब जी मुस्लिम लीग में दम है? हम सुन नहीं पाए ब्रजेश भाई, आपको। मुस्लिम लीग में दम है कि वो बिल्कुल दम है भाई। समाजवादी पार्टी के पास आज इतना दम है कि विधानसभा पे आ जाए, घेर ले। क्या इतने भी लोग नहीं है उनके पास? क्या उनका वर्कर नहीं है वो? क्यों क्या बयान उनका दिया, गुलाम नहीं ट्वीट है? किया, इससे गुलाम आपका के लिए पेट भी नहीं इतना भरा? नहीं कर सकते क्या जितना सड़क कि पे पूरी बवाल जिंदगी कराना लगा चाहते दी हो? समाजवादी माहौल पार्टी को के खराब लिए, करना पूरी चाहते हो? कौम को गुलाम बनाने के लिए। ब्रजेश जी, मतीन Political- खान से political समाजवादी family पार्टी को कुछ लोकतांत्रिक सीखने की व्यवस्था जरूरत के नहीं है। तरीके समाजवादी का पार्टी की अपनी एक मोडस ऑपरेंडी है। लोकतांत्रिक तरीके के समाजवादी अंदर पार्टी क्या आजम तरीका खान है? साहब के लिए ब्रजेश भाई, लड़ाई लड़ आप रही मुझे थी, बता लड़ाई लड़ रही है और अगर लड़ाई किसी के साथ लड़ेगी। जुल्म होगा, मतीन एहतजाज खान करेगा, साहब नहीं से हम करेगा? लोग वही तो ट्वीट पूछ रहे हैं, करेगा। मतीन ने पूछ रहे हैं, भारतीय बता दो जनता तो क्या पार्टी लड़ाई लड़ रहे हो? भारतीय एक जनता सेकंड, पार्टी मतीन के भाई रुको रुको सारे रुको, मोदी साहब आकर मतीन भाई रुक जाओ, जो बहुत मतीन भाई रुक बड़ी जाओ। बातें कर रहे हैं। अच्छा, अरे आपने क्या किया ये फराज बताइए। साहब, आपको बड़ा शौक है इंटरप्शन करना, तो अब उनको जवाब दो। आप क्या कर रहे हो आजम खान के लिए? क्या गुनाह कर दिया पूछ के मतीन खान ने कि आप उनका गला दबाने दौड़ रहे हो? ब्रजेश जी, गला दबाने नहीं दौड़ रहे हैं। मतीन साहब जो हैं यहाँ पर जो पर्सनल कमेंट्स कर रहे हैं बैठ करके, ये बताइए कि मुस्लिम लीग जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे तो नहीं याद आता है कि जो भी सो कॉल्ड ये बोल रहे हैं कि जो भी एट्रॉसिटीज हो रही हैं उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं पर भी मुस्लिम लीग कहीं कुछ ऐसा कर रही हो, ये आकर के क्या है कि हम लोगों की सेक्युलरिज्म की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं बोला ब्रजेश जी इतनी देर तक। भारतीय जनता पार्टी के लिए इनका एक वर्ड भी नहीं निकला। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो ये काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से फाइनेंस आ रहा है ना। हाँ, समाजवादी पार्टी को कहेंगे, इंडिया गठबंधन को कहेंगे, लेकिन बीजेपी के लिए कुछ इनका नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से इशारा मिल रहा है ना कि आप जाकर के टीवी पर जाकर के पर किस सबूत के आधार पर आप कह रहे हैं कि मतीन खान बीजेपी के पेरोल पर हैं? आपके पास क्या सबूत है कि किदवई साहब? आप ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं? ब्रजेश जी जो ये यहाँ पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का बचाव कर रहे हैं। अरे आज तो हमको उम्मीद थी कि मुस्लिम लीग यहाँ पर बैठ करके इस लड़ाई में हम लोगों का साथ देगी, मगर ऐसा लग रहा है कि मतीन साहब तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर स्पोक्स पर्सन बन गए। अरे ब्रजेश जी, आपने बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को क्यों बुलाया? मतीन साहब काफी थे, खाली इन्हीं को बैठा देते भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर ये लड़ाई लड़ लेते। अगर एक एक करके बोलेंगे मतीन भाई, तमाम वर्कर्स मतीन भाई आप शांत हो जाओ, थोड़ा सुन लो। हम लड़ने कोई फायदा नहीं, 1 by 1 भाई उनके सवालों का जवाब दे दो किदवई साहब, बात खत्म। आप उनको बीजेपी के पेरोल पे बता रहे हो? क्या बीजेपी से पैसे लेके मतीन खान? मैंने तो नहीं सुना कभी ऐसा किया उन्होंने। नहीं ब्रजेश जी, क्या देखिए एविडेंस है आपके पास? ब्रजेश ऐसे जी आप आरोप लगा रहे हैं। ब्रजेश जी देखिए, सबूत दीजिए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, और हमको कैसे लड़ाई लड़नी है, क्या करना है, ये हमको मुस्लिम लीग से नहीं सीखना है। समाजवादी पार्टी देश के अब आप बीच में ना बोलना, अब उनकी बारी है। ओके मतीन खान, आपके ऊपर पहला आरोप है कि आप पैसा लेके राजनीति कर रहे हो और उकसा रहे हो। ट्विटर खेल रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं,
जब मुसलमानों के इश्यूज होंगे तो विदेश घूमेंगे, जब उनको जो है जेल में डाला जाएगा, बकरी चोरी मुर्गा चोरी में जब बंद किया अरे जाएगा, आप क्या कर रहे हैं, तो आप भी बता घूमेंगे, दीजिए ऐश ना, करेंगे। आप जब क्या वोट कर रहे हैं? मुसलमानों अच्छा को धन्यवाद, वोट इस देने तरह मत आएंगे लड़िए भाई, साहब, मुझे ठीक नहीं मुसलमानों लग को रहा वोट देने के है, लिए। इस प्रकार का आचरण ठीक नहीं है। आप दोनों को धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ SM अशरफ, सैयद मकसूद अशरफ को। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ साहब। आजम खान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? आपने बहुत पहले भी एक डिबेट इस टॉपिक पे की थी जब वो जेल से रिहा हुए थे, और शायद मैं उसका हिस्सा था। हाँ बिल्कुल थे। मैंने तब भी ये कहा था कि आजम खान साहब के साथ जो ज्यादती हो रही है, चूंकि मुस्लिम है और राजनीतिक चेहरा उनका सबसे बड़ा है मुसलमानों के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बीजेपी को लगता है कि उनके साथ जो भी हम ज्यादतियां करेंगे या जो भी उनके साथ हम करेंगे, शायद उससे हमारी अपनी जो कम्युनिटी है वो पोलराइज होगी। मतलब उनको मुसलमानों पे कोई फर्क नहीं। मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, मुसलमान ही इटसेल्फ अपने आप में रिलेवेंट हो चुका है। तो सवाल आजम खान का नहीं है। आजम खान के साथ ये सारी ज्यादती इसी बुनियाद पे है कि उसको लगता है कि पॉलिटिकल गेन है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये बताइए, 100 स्कूल लोगों के चल रहे हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह 100 स्कूल के मालिक होंगे गोटा बहराइच के अंदर, कौन सी जांच उनके खिलाफ आज तक हो गई? अपने हेलीकॉप्टर से चलते हैं, कौन से कोई पूछता है? आजम खान साहब, ये विडंबना इस देश की है कि जिस सरकार में वो मंत्री थे उनके पास क्या था? उनके पास था नगर विकास और मुस्लिम वक्फ और औकाफ, यानी इरिगेशन जिसके पास हो कोई जांच नहीं होगी, फाइनेंस होगा कोई जांच नहीं होगी, रेवेन्यू होगा कोई जांच नहीं होगी, PWD होगा कोई जांच नहीं होगी। अरे इतनी बड़ी सरकार पाक साहब थी और आपको लगता था समाजवादी सरकार ने आने के बाद खाली भ्रष्टाचार किए हैं तो केवल एक आजम खान उसके अंदर। मुद्दा ये नहीं है। सवाल सबसे बड़ा सिर्फ यह है कि यूनिवर्सिटी इनको खटक रही है कि आजम खान आने के बाद मौलाना, क्या बोले ना अभी संजय सिंह, कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पे क्यों रख दी? अरे भाई, ये दुनिया फानी है, एक दिन दुनिया से चला जाएगा आदमी, लेकिन तारीख में हमेशा आजम खान का नाम दर्ज हो जाएगा। आजम खान मोस्ट सेकुलर आदमी थे, अगर ना होते तो उनसे बड़ा कुंभ का सफल आयोजन किसी ने आज तक नहीं किया है। आजम खान से नफरत करते थे मुसलमान लोग, बल्कि ज्यादा उनके रवैये की वजह से। इतना आप लड़ रहे हो उतना तो सपा वाले नहीं वो लड़ रहे हैं। इसलिए इनके पास ग्राउंड नहीं बात करने का, इनको बात करनी चाहिए थी। मुझे हैरत हो रही है कि पार्टी के प्रवक्ता हैं और जो लाइन पे बात करनी चाहिए वो बात ये कर नहीं पा रहे। कर्नाटक बता रहे थे, कर्नाटक। अब क्या कर्नाटक यहाँ तो पूरे देश में हो रहा है। सवाल इसका नहीं कि आप उसको डाइवर्ट कर देंगे, ऐसे तो बिहार में हो रहा है। अब आप उसको इंडिया से जोड़ देंगे कि साहब चूंकि इंडिया यहाँ फॉर्म हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो तो होगा ही, चुनाव तक इस तरह की जांचें होती रहेंगी। नीतीश कुमार को कोई MLC की जांच होगी, कहीं संजय राउत होगी, कहीं कोई होगा। आजम खान साहब में थी तो मुलायम सिंह यादव ने तब कहा था कि इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आयोग बनाएंगे और सजा कराएंगे, कोई जांच नहीं हुई। ठीक भाई, यही फिर उसके बाद जब ये सत्ता में आए तो बीजेपी ने कहा बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। पर हाँ, आजम खान के अलावा किसी पे बताइए कोई ना, कार्रवाई मैंने नहीं। सारे डिपार्टमेंट्स के नाम लिए, क्या उस महकमे उस टाइम नहीं चले हैं जहां से पैसे की वाकई आमद होती है? इसका मतलब पूरी सरकार अगर पाक साफ थी तो आजम खान कहां से निकल आए? आजम खान के साथ सिर्फ यह है कि डोनेशन पे एक आदमी ने एक चीज बनाई, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई यहां ऐसा नहीं आया है जो ये दावा करे कि 1000 साल जिएगा। आजम खान भी इस दुनिया से जाएंगे, हम भी जाएंगे, लेकिन आजम खान का नाम तारीख में दर्ज हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूं। क्या आजम खान की उपयोगिता खत्म हो गई इसलिए उनसे सब किनारा कर? अरे आपके खत्म करने से, मेरे खत्म करने से किसी की उपयोगिता खत्म होगी? इरिटेट हो रहे हो? मैं तो सवाल कर रहा हूं भाई जी, क्यों इरिटेट हो रहे हैं? मैंने कहा उपयोगिता किसी के खत्म करने से नहीं खत्म होगी, ये बीजेपी की अपनी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। आज अगर उपयोगिता होती अशरफ भाई तो अभी किदवई जी स्क्रीन तोड़ के बाहर आ गए होते। देख, किदवई साहब जो राजनीति की सच्चाई है उसको स्वीकार करो, उपयोगिता नहीं है करूंगा, लेकिन किदवई साहब को मेरा मुद्दा था, मुद्दा आजम खान थे, तो बात आजम खान के इर्द गिर्द होनी थी। देखिए ब्रजेश अब बात तो डाइवर्ट देखो किदवई जी, आज आप गलत कर रहे हो। देखो देखिए, आप गलत कर रहे हो। पर्सनल हो रहा है तो सुनिए, आप अपनी बारी में बोल लेना। आप पहले राउंड में इंस्ट्रक्शन दिए तो गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। डेमोक्रेसी खतरे में, मैंने क्या उठाया? हाँ, मैं दूंगा समय ना। आज आप फंस गए हो तो आप इस तरह से शोर मचा रहे हो। आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। गलत बात है। आप एक इंटेलेक्चुअल आदमी, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप हर आदमी का गला पकड़ ले रहे हो। अशरफ साहब बैठ करके यहाँ पर गलत कर रहे हैं। अपनी बात बोल रहा है, मैं आपके हिसाब से बोलूंगा क्या? आप पर्सनल हो रहे हैं। मैं आपके हिसाब से बोलूंगा। मैं बताऊंगा, आप बताएंगे। आप तो बोल में नहीं पाया, बोलना है। आपकी जबान छिल गई, क्या स्टैंड लेना है? आपकी जबान छिल गई। आप आजम खान के नाम पे बोल नहीं पाए। साहब, आप ये नहीं बताएंगे। आप कैसे मुस्लिम प्रवक्ता है? आप नहीं बताएंगे। आप आजम खान के नाम पे जबान छिल गई। आप बताएंगे कि समाजवादी पार्टी कैसे करेगी? मुझे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुझे समाजवादी से कोई मतलब नहीं। एक स्टेटमेंट मुझे नहीं निकला। मतलब सिर्फ आजम खान से जनता पार्टी के ये प्रवक्ता हैं। अरे आपने क्या किया? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये एक वर्ड नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? इन्होंने एक बार नहीं बोला। सारी बातें आप मेरी तरफ देख के बात करिए अशरफ साहब, मेरी तरफ देख के। बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी के 98 सांसद हैं
जिनके ऊपर क्रिमिनल इनके दुखती रग मैंने रखा। लेकिन अशरफ साहब की जबान से नहीं दुखती निकलेगा। रग मैंने हाँ, रखा। हाँ, क्योंकि ये वाली बात भारतीय अशरफ जनता से पार्टी दो से इनका सवाल। तो सेटिंग है ना। दो सवाल। इसलिए क्या? क्योंकि फाइनेंस कहाँ था? समाजवादी पार्टी के ऊपर ये फाइनेंस बोलेंगे। कहाँ था? हाँ, इरिगेशन कहाँ समाजवादी था? पार्टी के ऊपर ही बोलेंगे। PWD कहाँ था? ये सवाल इनको चुभ गया। क्या जाके हमको सफाई कुछ देंगे नहीं अपनी? चुभा है, बिल्कुल नहीं चुभा है। आजम खान के लिए बिल्कुल नहीं बोल चुभा रहा है। हूँ, बीजेपी क्यों ज्यादती कर रही है? इससे ज्यादा आपने- आप क्या चाहते हो क्योंकि मुझसे? ब्रजेश जी अशरफ साहब भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं इससे बोलेंगे। ज्यादा- बोला तो और क्या बोलेंगे? मार करेंगे हम आपके लिए? अरे बिल्कुल कहिए, आप बोलिए ना। एक बार भी नहीं बोले आप भी नहीं बोल पाते। मैंने बोला कि 98 मैंने सीधे बोला। मैंने बोला 98 सांसद नहीं क्रिमिनल हैं। सांसद आपने हाँ या ना? अरे हमने आपने सीधे कुछ नहीं बोला। ब्रजभूषण का नाम ले आप लिया। सीधे समाजवादी सीधे पार्टी को बना के ब्रजभूषण का नाम ले आप लिया आकर हमने। के खाली भारत समाचार पे सीधे बैठ करके ब्रजभूषण का नाम ले समाजवादी लिया। पार्टी की सेक्युलरिज्म नहीं, की लड़ाई को इतना आपके पता है, जैसे लोग आप कमजोर कर जैसे रहे हैं। आप जैसे प्रवक्ता जी, अगर आपके होंगे, जैसे राजनीतिक आप विश्लेषक जो जैसे है ना, प्रवक्ता अगर जी, होंगे, आपके जैसे तो राजनीतिक बहुत अच्छा विश्लेषक भी काम होंगे, करेंगे जी। पार्टी का। जी जी बहुत आपके अच्छा काम जैसे भी करेंगे। बहुत सारे अरे राजनीतिक आजम खान के लिए विश्लेषक आप आए देखे थे, शर्म नहीं आया आपको? आपको डिबेट शर्म क्यों आनी कर रहे हैं? चाहिए। किस आपको तरह शर्म की आनी डिबेट मेरी कर तरफ रहे हैं देख के बात आप करिए। हाँ। राजनीतिक विश्लेषक ये आपने डिबेट का रूल अपने खराब कर दिया है ब्रजेश भाई। आपने खराब किया है। आज तक मैं मैंने आपकी बात ऐसी नहीं डिबेट कर रहा देखी हूँ। यहाँ पर आपको विजय जी। एक एक अच्छा जी, मत करिए, आपके वन बाई वन। पहली थैंक यू, एक-एक करके बहुत बहुत लीजिए। शुक्रिया अशरफ भाई। एक-एक थोड़ा करके लीजिए, मेरी कूल बात डाउन। नहीं खत्म हुई। किदवाई जी आप भी। इनको बहुत मिर्चा लग रहा है ओके, ना? 20 सेकंड मिर्चा आपके आपको पास लग है, आप रहा अपनी है। बात मुझे नहीं लग समझिए। रहा। आपको लग रहा मैंने है आपको बोला ही नहीं। जी, मिर्चा आपको लग रहा है। मैं तो नहीं आजम किदवाई खान जी की देखो बात आप कर गलत रहा कर रहे हो। लड़ाई को कमजोर कर आप रहे हैं। आज सबको जहां फंस जा रहे हो वहां शोर मचा दे रहे हो। मिर्चा आपके आपको नंबर लग रहा है। जहां भी फराज किदवाई फंस जा रहे हैं शोर मचा दे आपके रहे हैं। नंबर से नहीं मतलब। आपके नंबर मुझे चाहिए आपके भी नहीं। नंबर से नहीं जी, मतलब। थैंक यू। आपके नंबर चाहिए। ओके, मैं संजय आजम सिंह को खान लाया की जाए। बात कर धन्यवाद, रहा हूँ। बहुत बहुत चाहिए शुक्रिया। भी नहीं। संजय सिंह को स्क्रीन पर लाया जाए। धन्यवाद आप सभी का। चाहिए भी नहीं हमें। बीजेपी के प्रवक्ता संजय सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। संजय सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे थे? गो नहीं कर पाया मैं। ओके, धन्यवाद। आप शांत। अब संजय सिंह की बारी है। ब्रजेश जी, हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं, जो सेकुलर तथाकथित सेकुलर मित्र हैं, उनकी बातों से ये लग रहा है कि जैसे मुस्लिम नाम लेके वोट बोलो, बैंक नाम के- लेके। जी जी, हाँ हाँ, फराज भाई, अशरफ भाई, मतीन भाई, ये सब भाईजान हमारे जो बैठे हैं, लग रहा है जैसे मुस्लिम वोट बैंक के लिए झपट्टा मारी चल रही है चैनल के ऊपर। हम झपट लें, हम झपट लें, हम कौन मुस्लिम वोट बैंक का कौन सबसे बड़ा रहनुमा बन जाए नहीं, कौम के लिए। फराज भाई, अब आप गलत कर रहे हो। मैं फिर आपकी आवाज अब बंद शांत कर दूंगा। रहिएगा, अब मत देखिए शांत बोलिएगा। रहिएगा फराज भाई। कौन लगेगा? हमें तो लग रहा है जैसे मतीन खान साहब जब बोल रहे थे तो लग रहा था जिन्ना की रूह बोल रही है उनके अंदर से, इतनी बेचैनी मुसलमानों के लिए। और हम तो जो मनीष हिंदवी साहब बैठे हुए हैं, जो अपनी आदत से बाज नहीं आ रही, पूरी कांग्रेस जो मुस्लिम परस्ती के लिए राजनीति कर रही है, उसमें आजम खां में भी इनको मुस्लिम परस्ती नजर आ रही है। मनीष हिंदवी साहब, आपके बगल में मनीष खान साहब, मतीन खान साहब बैठे हैं, जिनको आपके मुस्लिम एक सेकंड रुक जाओ मनीष जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। सुन लीजिए मनीष भाई, सुन लीजिए, फिर आराम से जवाब दीजिए। आप सुन लीजिए धैर्य से। आप तो बड़े लोकतंत्र की दुहाई देते हैं ना, बोलने दीजिए, हमें भी बोलने दीजिए। तो आपको याद दिला दें मनीष हिंदवी साहब, यही मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को कहा था ये हिंदूवादी पार्टी है, ये मुसलमानों पे अत्याचार करती है, जिसके आधार पर कांग्रेस के भारत का डिवीजन कराया था। पूरा इतिहास अगर बताने बैठ जाएंगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा। आप बहुत समझदार हैं, समझने की कोशिश करिए। मतीन खान साहब वही पुराना राग अलाप रहे, जिन्ना की रूह बोल रही है इनके अंदर से। और अब हमारे जो दो तीन सेकुलर बैठे हैं, वो झपट्टा मारी कर रहे हैं। किसके हम रहनुमा? हम मुसलमानों के रहनुमा, हम और भाजपा को तो आप गाली दोगे ही दोगे। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई बीरेन्द्र सिंह को लाया जाए, तो भाई मैं बताना चाहता हूँ बीरेन्द्र जी कुछ दिनों के अवकाश पर हैं और अगले हफ्ते वो डिबेट में सम्मिलित होंगे, वो अभी छुट्टी पर गए हुए हैं। मनीष हिंदवी जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हाँ, क्या कह रहे थे? अब आप बोलिए, आराम से अपनी बात रखिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में तमाम भ्रष्टाचारी हैं, तमाम मुकदमे हैं। बस जैसे ही वो भाजपा की सदस्यता ले लेते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। और बाहर ही किसको टारगेट करते हैं, किसी से छुपा नहीं है। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, उससे ऊपर कभी ना उठ पाए, वही तुष्टीकरण है। और ये जो इतिहास की बातें कर रहे हैं ब्रजेश जी, ना करें तो अच्छा है। ये पूरा देश जानता है कि ये अंग्रेजों के साथ थे, इन्होंने गद्दारी करी है इस देश के साथ, ये अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, ये तो आजादी के भी खिलाफ थे। बहुत शुक्रिया ब्रजेश शुक्ला जी को लाया। धन्यवाद, क्या बात करेंगे? धन्यवाद ब्रजेश शुक्ला जी को लाया। ब्रजेश जी, आजम खां, धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद। आजम खां की राजनीति का कोई भविष्य है या ये माना जाए कि अब उनकी उपयोगिता शून्य हो चुकी है? देखिए ब्रजेश जी, राजनीति में कब कौन आगे आ जाए, कब ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये निश्चित है कि जो स्थितियां आजम खान ने देखी हैं, जो ऊंचाइयां आजम खान ने देखी हैं, ठीक उसके विपरीत धारा बह रही है रामपुर में।
उनके पूरे जिले में बह रही, उनके विधानसभा क्षेत्र में बह रही है क्या कि जो लोग कह रहे हैं कि साहब जो सीधे मुसलमानों से जोड़े दे रहे हैं, उन्हें उन सारी बातों को ये भी देखना होगा कि जो उनके खिलाफ जो शिकायत करने वाले हैं उसमें ज्यादातर, आप मुझे बड़ा ताजुब लगा जब मैंने इसका अध्ययन किया, मैंने देखा, वहां में गया तो पता चला कि उनके जो लोग अभी तक दबे हुए बैठे थे, ये सोच रहे थे, वक्त का इंतजार कर रहे थे, ये वो वक्त को उनको मिला और उन्होंने बाकायदे पत्र भेजने शुरू किए। क्या वो उबर पाएंगे इन सब हमलों से, या माना जाए कि उनकी राजनीति का सितारा बहुत कठिन है ब्रजेश जी, बहुत कठिन है। उनका व्यक्तिगत रूप, उनका मतलब मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आजम खान का और उनके बेटे का राजनीति में बहुत उभर के जी ब्रजेश जी बहुत ही कठिन मामला है, इसको बहुत जी ब्रजेश जी आसानी से वो आगे फराज की दुआई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। भाई जब ये मतीन खान और अशरफ बोल रहे हैं, आप इनकी तरफ क्यों झपट रहे हैं? इन्होंने कुछ सवाल ही तो किए हैं, आप इतना इनका एग्रेसिवली जवाब क्यों दे रहे हैं? नहीं, आप अपनी बात रखिए कि भाई आजम खान ने गलत नहीं किया, हम उन्हें ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे। आप इन दोनों का गला दबाने दौड़ रहे हो, उससे क्या हासिल है? देखिए ब्रजेश जी, यहाँ पर क्या है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे लगता है कि मुझे अनइंटरप्टेड 40-50 सेकंड मिलेंगे। जो मैं यहाँ पर मुद्दा उठा रहा हूँ वो ये है कि आज़म खान साहब के पास के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कार्रवाई है। ये मैं बताना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी खाली आज़म खान साहब के ऊपर नहीं। अब आप देखिए ब्रजेश जी, आप तो सीनियर पत्रकार हैं, अभी मणिपुर में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 4 पत्रकारों के साथ क्या हुआ कि वहाँ पर इंडियन आर्मी ने उन लोगों को बुलाया था कि आप यहाँ पर कवर करिए, और जब उन लोगों ने कवर किया और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की तो उनके ऊपर मणिपुर सरकार ने संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए। अरे हम इतने छापे खाए बैठे, हमको तो देख ही नहीं रहे। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग ब्रजेश जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय खाए बैठे जवाब पॉलिटिकली नहीं, बीच में मत बोलो मतीन खान जी। देखिए अब अगर ये बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। मतीन खान की आवाज बंद कर दी जाए, बोलिए, आप अकेले बोलिए जी, आपके पास 30-20 सेकंड बचे हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि आज की तारीख में जैसे डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। देखिए क्या है, डेमोक्रेसी के बारे में एक बहुत अच्छा 2 इंग्लिश के सेंटेंस में मैं बोल दूं कि ब्रजेश जी, व्हेन डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, व्हेन यू आर अटैक्ड एंड अब्यूज्ड ऑफ सेइंग दैट इट इज इन डेंजर। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के साथ क्या हुआ। अब दूसरी बात देखिए आपकी मीनाक्षी लेखी जी क्या बोलती हैं पार्लियामेंट में वो ये बोलती हैं कि अगर आप चुप नहीं रहेंगे तो ईडी आपके घर आ जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र का गला दबा रही है, वो आजम खान साहब तो एक मोरा है जिनको दिखा करके वो डराने की कोशिश कर रही है, पूरी ताकत से खड़े 100%। समाजवादी पार्टी देखिए, अभी जब 2022 में इलेक्शन चल रहे थे और आजम खान साहब जब लखनऊ नहीं आ पा रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अब्दुल्ला साहब को अपने बगल में बैठा आप शांति से मतीन खान का जवाब सुनिए। मतीन खान, अब आप बोल सकते हैं, आपको इनकी किस बात पे एतराज है? और आज आप ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी नाराजगी समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से नहीं है। ब्रजेश भाई, पॉलिटिकल मोटिवेटेड अटैक हुआ है आजम खान साहब के पास, ये बात नो डाउट सब जान रहे हैं, मगर उसका जवाब पॉलिटिकल पार्टी कैसे देगी ये मुझे बता दें। ये फराज किदवई साहब बैठे, ये आप नहीं बताएंगे मतीन साहब, ट्विटर से सिर्फ हो जाएगा जवाब? ये आप नहीं बताएंगे, ये हम तय करेंगे, हमारी पार्टी तय करेगी। जवाब दें। सुनिए पार्लियामेंट की बात करें, यहाँ सड़क की बात करें, क्या करेंगे बताइए? सब उन्हीं से चाहते हो कि सब यही करें और आप कुछ ना करो, ये मलाई खाएं, आप कुछ ना करो। मुसलमानों के 85% वोट समाजवादी पार्टी लेगी, तो क्या मुसलमानों के इश्यूज पे समाजवादी पार्टी ट्विटर करेगी, विदेश घूमेगी? ये आप नहीं बताएंगे मतीन साहब, कांग्रेस से नहीं पूछ रहे, आप नहीं बताएंगे, वो कांग्रेस। एक सेकंड रुको ना, मैं पूछता हूं उनसे, आप रुको। आपने ये सवाल कांग्रेस से तो पूछा नहीं। कांग्रेस की पॉलिटिकल हैसियत यहाँ पर समाजवादी पार्टी से कम है। खाली आपकी की है, मुस्लिम लीग की हैसियत और किसी की नहीं। बड़ी पार्टी ऐसा नहीं है। यूपी के मुसलमानों ने 85% वोट समाजवादी पार्टी को दिया। कोई प्रोटेस्ट बता दो, एक कोई ओपन फोरम पे आजम खान पर अगर छापे पड़ रहे हैं तो मुस्लिम लीग का कोई एक्शन बता दो मुझे। आप यहाँ सब पे उंगली, ये गलत, ये गलत, हम बिल्कुल 2-4 उंगली आपकी तरफ भी है। चैनल पे खड़े हो करके कह रहे हैं, हम आपके चैनल पर बबा के दहल कह रहे हैं कि ये मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो ये भी तो कह रहे हैं, ये कहा नहीं कह रहे हैं, ये भी तो बोल रहे हैं जाना चाहिए। नहीं, ये इस हैसियत में है कि सड़क पे आकर के करे, ये विधानसभा में जाकर के हंगामा करें, क्यों नहीं कर रहे? और आप मलाई क्या तरीकाकार है लोग? आप तो मलाई खा रहे हो।
एहतजाज नहीं कर आप सकते मलाई क्या खाओ ये? और डंडा ये हमारी बनाओ। पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, हमारी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की इतनी बड़ी हैसियत नहीं है, हमारी पार्टी का कोई नेता नहीं है, समाजवादी पार्टी का नेता है, समाजवादी अभी तो पार्टी आप की मुसलमान हैसियत मुसलमान है, कर रहे वो थे, अब क्यों कह रहे नहीं कर हमारा रहे? नेता थैंक नहीं यू, है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्यों नहीं कर रहे हैं, धन्यवाद। बताएं? आप मत बोलिए, मतीन खान आपका समय नहीं करेंगे ये। धन्यवाद। ब्रजेश जी, ओके, ब्रजेश मैं जी, आऊंगा, समय दूंगा। मैं 10 सेकंड, संजय 10 भाई सेकंड। रुकिए जरा, रुकिए जी भाई। अशरफ साहब, क्या आजम खां की राजनीति कब खत्म मानी जाए? नहीं, हम उस बात पे तो नहीं जाएंगे, खत्म है और वो जो है खत्म भी हो मतीन सकती खान है। जो इशूज उठा रहे हैं वो एक तरफा इशू उठा रहे हैं। हम किसी इशू पर नहीं जा रहे, हमारा सिर्फ एक मुद्दा है। आपने सवाल पूछा कि आजम खां के साथ ये क्यों हो रहा है, हम बार बार बोलेंगे आजम खां के साथ ज्यादती हो रही है। सरकार सिर्फ इसलिए ऐसा कर रही है कि इसको ये लगता है कि हम पोलराइज करेंगे और हमें बेनिफिट इस बात का मिलेगा। वरना आजम खां साहब को मैंने सवाल कहा ना कि आजम खां को किस बात के लिए आप ईडी और इनकम टैक्स की जांच कर रहे हो? अगर उनकी मिनिस्ट्री के अंदर कोई भी काम था तो 10 मिनिस्टर ऐसे थे, किसके खिलाफ कार्रवाई की आज तक आपने? नहीं किया आपने। आजम खां साहब को मैं ये मान के चलता हूं कि आजम खां, लेकिन साथ साथ मेरा ये मानना है कि चूंकि पूरी कौम आजम खां साहब के साथ है और आजम खां का नाम तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, इतना मैं जानता हूं। पर मुझे किसी ज्यादती खित्ते से ये जितनी करना हो आवाज कर नहीं लीजिए आई आप। कि आजम के साथ ज्यादती हो रही है। जो सपोर्ट बेस उनका एक क्या था। करेगा मुसलमान? कोई एक बोल आम नहीं रहा मुसलमान उनके क्या लिए। करेगा? हालात आप देख रहे हैं सारे, कोई बोल पाता है? कहीं बुलडोजर चल रहा है, किसी को जो है बीच में उसमें शूटर मंगा के मरवा दिया जाता है। मुसलमान क्या करेगा? आम मुसलमान जब पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं कर पा रही हैं तो एक आम मुसलमान क्या करेगा? क्यों आप ट्वीट मुझसे कर क्या रहे हैं, एक्सपेक्ट बयान करते दे रहे हैं? हैं, उससे जो आपका मन पॉलिटिकल नहीं कर पार्टीज हैं उनको लीड करती, जिनको उनको वोट चाहिए होता, जब वो कुछ नहीं बोल पाते तो मुझसे क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा मुद्दा बहुत क्लियर है, हमें ये जबर सहना है, हमें घूट पीना है कड़वा, लेकिन जो ज्यादती हो रही है वो बिल्कुल ओपन है और क्लियर है क्यों हो रही है ज्यादती हो। और लाइट संजय सिंह आप कुछ कह रहे थे? ब्रजेश जी, हम ये कहना चाह रहे थे कि हमारे मतीन खान भाई जो कह रहे हैं कि हमारी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं अरे है। आज तो उन्होंने मदद की आपकी, ऐसा क्यों उनके लिए? नहीं, हमें इनकी इतना क्यों मदद बोल नहीं रहे हो? चाहिए। आज ऐसे तो उन्होंने ऐसे आपको मतलब ऐसे रास्ता देश दिया तोड़ने वालों निकलने से, का। ऐसे दोस्त तोड़ने वाले से कोई मदद नहीं चाहिए। केरल में क्या नारे लगाते हैं इंडियन मुस्लिम यूनियन की जो है, क्या नारे लगाती है कि हिंदुओं को मंदिर में नहीं घुसने देंगे, लटका देंगे, रामायण नहीं पढ़ने देंगे। अब आवाज क्या नहीं बात कर रहे हैं? निकलिए सड़क पे। वही बोले तो किससे झपट रहे रोका थे है? उनकी तरफ। किससे रोका? आवाज नहीं सड़क पे। प्रवक्ता है ये हैं? ये बीजेपी के प्रवक्ता है या कांग्रेस के? हमें दिख नहीं रहा है ब्रजेश भाई, ये कौन साहब है ये? अरे हम बीजेपी के हैं, कट्टर हिंदुवादी पार्टी। सुनिए लिया? आप, मन भर गया? सुनिए, तो ठीक, राष्ट्रवाद। और सुनिएगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम वाले हैं। विजय जी, हाँ, इनके नेता तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये कहते हैं कट्टर हिंदुवादी हैं। बिल्कुल हिंदुवाद हैं, सनातनी हैं, बिल्कुल सनातन तो धर्म कह रहे सबको कट्टर समाहित हिंदुवादी करता है। पार्टी, इनके आपको नेता भी कह रहे हैं कि आप भी धन्यवाद। देना चाहते हैं ना? आप बहुत भी बहुत लेते शुक्रिया आप रहिए। सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरे आभार आप तो प्रकट करता बोलिए हूँ कि नहीं आप साहब, सबने आप कहाँ, अपना आपको कुछ भी नहीं हो। गई डिबेट। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अब एयरटेल के DTH और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी भारत समाचार अपने दर्शकों के लिए उपलब्ध है। आप 362 नंबर 362 पर एयरटेल पर भारत समाचार देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और नमस्कार।